नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। आप कैसे मूल्यांकन करते हैं? अगर किसी मुल्क को मजबूत बनाना है, अगर कोई सरकार कह रही है कि वो मजबूत सरकार है, तो वो हो सकता है सरकार मजबूत हो, लेकिन क्या मुल्क मजबूत हुआ, ये बड़ा सवाल है। 11 साल में अभी भी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। उनको राशन मिल रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों की हालत खराब है। बेरोजगारी सबसे मैक्सिमम दर पर है। बेरोजगारी सबसे मैक्सिमम दर पे है, इसका मतलब आमदनी घटी है। सवाल है कि सरकार मजबूत है, 2 बार वो बहुमत की सरकार चलाएं, इस बार मिलीजुली सरकार चल रही है। हां, देश की सेना को लेकर कितना काम हुआ है, देश कितना मजबूत हुआ है, यह बड़ा सवाल है। 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो सबसे ज्यादा चुनावी रैली करते हैं, सबसे ज्यादा वो रेडियो में बात करते हैं, अपने मनपसंद पत्रकारों को बुलाकर वो इंटरव्यू देते हैं। ये भी साफ है कि एक बार उनका इंटरव्यू जो है वो पहले से प्लान होता है। वो मन की बात भी करते हैं, लेकिन ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है जहां कोई भी पत्रकार सवाल पूछ सकता है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। पिछले इस देश के सारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल हुए। प्रधानमंत्री 2 बार बहुमत की सरकार बनाते हैं। सवाल है कि पिछले 11 साल के मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो आरक्षण को कमजोर किया गया है, जातीय हिंसा बढ़ी है, सांप्रदायिकता बढ़ी है, धार्मिक उन्माद बढ़ा है, लोगों के बीच भाईचारा खत्म हुआ है, राज्यों के बीच तनाव बढ़े हैं। मणिपुर में क्या हालत है, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, उनकी सरकार थी। हां, हिंदू मुस्लिम के राइट्स कम हुए हैं, लेकिन लिंचिंग बढ़े हैं, तनाव बढ़ा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो है इंस्टीट्यूशन, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठने शुरू हो गए। चुनाव आयोग पर इस दौरान सबसे ज्यादा सवाल उठा, लेकिन इस 11 साल के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई बेनकाब हुआ है, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो या प्रधानमंत्री हो, अगर सबसे ज्यादा इस देश के लोगों ने भरोसा करना सबसे कम कर दिया या भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो है इस देश का टीवी अखबार और सवर्ण पत्रकार। ये लोग अभी तक इस देश का जो टीवी अखबार और सवर्ण पत्रकार है वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, टीवी अखबार की विश्वसनीयता खो गई है। रही बात चुनाव आयोग की, तो लोगों ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया है। अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा इसी दौरान चर्चा हुई है। ईवीएम को लेकर तमाम सबसे ज्यादा, जैसे पहले कांग्रेस के सरकार में सीबीआई जैसे कटघरे में था, नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी आम आदमी से पूछिए इनकम टैक्स और ईडी। हां, 2 चीजें और हुई है। देश नागरिक के तौर पे बटा है। भारत के नागरिक सबसे ज्यादा जातियों में पहले से बटे थे। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद वो पार्टियों में बट गए। आपको अब हर शख्स किसी न किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी का समर्थक मिलेगा। सवर्ण समाज के लोग पूरी तरह से अभी भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जो बीजेपी को जो सत्ता में लाने वाले लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, वो तेजी से घटे हैं। किसानों ने भी लगभग नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा है, चाहे वो जाट समाज के लोग हों। बीजेपी गुजरात में हारते हारते चुनाव बची थी जब अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी थे। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अभी भी सवाल है। अब चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि वो 2009 से तमाम रोल्स जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में हैं कि उन्होंने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, ये जानते हुए कि टीवी अखबार में उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा।
और अभी भी मैं कह रहा हूं उनके टीवी अखबार में कोई यूट्यूबर तो जाएगा नहीं, उनको तो जाने दिया जाएगा नहीं। हां, इस सरकार के दौरान एक चीज जरूर हुई है, पुलिस का इस्तेमाल, इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल बढ़ा है और सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा निशाने साधे गए हैं। लेकिन उसमें एक अंतर है, इस सरकार ने बहुत टैक्टिकली काम किया है। तमाम बड़े नेताओं को इन्होंने जेल में डालने से परहेज किया है। इनकम टैक्स ईडी की जांच नेताओं के खिलाफ हुई है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। हाँ, हम जैसे आम लोग जो सरकार से सवाल पूछते हैं, एक माइंड होता है कि जो आम लोग जो कोर्ट कचहरी, जैसे राहुल गांधी को आप जेल में डाल देंगे तो उनके पीछे 1000 वकील खड़ा हो जाएगा। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे, उनके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। आप हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। तो इस सरकार ने सोचा कि बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, उनको सिर्फ कहते रहना है, पॉलिटिकल भाषणों में बोलना है। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनकी सबसे ज्यादा विश्वसनीयता होती है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता जब बीजेपी पर आरोप लगाता है तो लोग कहते हैं कि चलो वो तो पार्टी के नेता हैं। आम लोग, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग जब कुछ बोलते हैं तो देश सुनता है। तो बीजेपी की सरकार में हुआ है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए क्योंकि इनके पास कोई संसाधन नहीं होता है, वकीलों की फहरिस्त नहीं होती है, कोई संस्था नहीं होती, इनको जेल में सरा दिया जाए और 2-4 को डाल दीजिए, फिर ये चुप रहेंगे। जैसे पत्रकारों में सबसे पहले प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया यूपी में, वो पत्रकारिता भी नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। क्या करते हैं? उसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर है उन पर बहुत सारी कार्रवाई हुई है। अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लिखने पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ बहुत कार्रवाई हुई है। देश में जातीय हिंसा सवाब पर है, चाहे वो गांव में हो, और सबसे ज्यादा जातीय हिंसा जो है वो यूनिवर्सिटी में बढ़ी है। रोहित वेमुला आपको याद होगा। तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आरक्षण से मिलने वाले नौकरियों पर बिल्कुल वज्रपात हुआ है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन देना सवर्ण समाज को, जो जनरल कैटेगरी में थे। लेकिन उसमें अभी भी जाट, पटेल, मराठाओं को कुछ नहीं मिल रहा है और सारे आंकड़े जारी हो चुके हैं। यूपीएससी में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर होता है। ये भी पब्लिक डोमेन में है, कैसे कैसे लोगों ने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाया। खुरपेच नाम का एक ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें तो संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों ने विश्वास करना कम किया है। सबसे ज्यादा टीवी अखबार को लोगों ने दरकिनार किया है। हाँ, बीजेपी की सरकार में एक काम और हुआ है, जातिवाद अब आम आदमी को भी समझ में आने लगा है और बहुजन समाज के उन तमाम नेताओं को भी जातिवाद समझ में आने लगा है जो कल तक अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते थे। मैं फिर कह रहा हूं, जितना सामाजिक न्याय की आवाज अभी बुलंद हुई है उतना कभी बुलंद नहीं थी आम लोगों में, क्योंकि बीजेपी आरएसएस समर्थित सरकार के सत्ता में आने पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बने हैं और वो वीकर सेक्शन के हैं तो उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो ये 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद लोगों में जागरूकता आई है। और एक और चीज हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इतने पहले कभी एकजुट नहीं थे जितना पहली बार हो रहे हैं, क्योंकि सबको मार पड़ी है, एससी को, ओबीसी को, एसटी को। तो वो सब एकजुट हुए हैं। डेमोक्रेसी जरूर मजबूत हुई है। लोगों को लगने लगा है कि अगर लोकतंत्र नहीं, संविधान की ताकत सबको पता चला है। बहुत सारे नेता, मुस्लिम समुदाय, उनको लगा कि संविधान न होता तो सरकारें उनको रौंद देती। बहुत सारे ऐसे बिल आए जिससे संविधान ने उनको बचाया, चाहे वक्फ बिल हो, सीए एनआरसी हो। तो पिछले 10 साल में बीजेपी के आने के बाद संविधान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है
और घर घर संविधान के अहमियत को लोगों को पता चला है। यहां तक कि 60 साल राज करने वाली कांग्रेस को भी अब हाथ में संविधान लेकर घूमना पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी लग गया है कि संविधान अभी भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ अच्छा जो हुआ है वो ये हुआ है कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए हैं, साथ आए हैं, मजबूती से साथ आए हैं। बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलते थे, मनुवाद के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो बोलने लगे हैं। और कांग्रेस तो बिल्कुल सुधर गई है। इस देश में अब सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की बात अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, खड़गे और अनिल जैन जैसे लोग कर रहे हैं। और इसी वजह से अनिल जैन और राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो बीजेपी के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है, सेना में कटौती हुई है, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अस्पताल मुद्दा नहीं रहा, धर्म सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सांप्रदायिकता सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, धर्म के नाम पर वोटिंग हुई और इससे 90% लोगों को नुकसान हुआ। और तब जाकर उन लोगों ने स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा संविधान की अहमियत को जाना है। लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशन पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के आने के बाद जातिवाद जिस तरह से बजबजा रहा था वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। लोगों ने देखा है कि कैसे अपनी ही जाति के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, इतना पहले कोलिजियम पर बहस नहीं होती थी। लोगों ने देखा है कि बीजेपी शासित राज्यों में कैसे थाना प्रभारी, एसपी, डीएम की नियुक्ति होती है। ये लालू प्रसाद यादव हो या मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, हेमंत सोरेन, ये लोग मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस बात को नहीं समझ पाते थे। तो बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बहुजन नेताओं को तो कम से कम सुधार दिया है। ये एक पॉजिटिव साइन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। जातिवाद उभरकर सामने आया है, खिल के सामने आया है और सब लोग जातिवाद के शिकार हुए हैं। जो जाति व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में जो लोग शोषित वंचित थे, उनकी यूनिटी बढ़ी है और वो सब लोग और एकजुट हो रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई का मुद्दा पीछे छूटा है। सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर राजनीति शबाब पर थी, जो अब ढलान पर है। तो 2014 में नरेंद्र मोदी बहुमत से थे, 2019 में महाबहुमत से थे और 2024 में वो 240 पर हैं। आप लोग बताइए 2029 में क्या होगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।